दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है जेलसी। दोस्तों, जेलसी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है ईर्ष्या, मतलब कि किसी से ईर्ष्या करना या फिर जलन करना। जेलसी मतलब ईर्ष्या या फिर जलन। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे a man was passing through the forest। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का अर्थ होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वाक्यों के टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों में वॉज या वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, तब हमें वॉज का यूज़ करना होगा। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब का यूज़ किया जाएगा। और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, आ मैन एक आदमी, वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट एक जंगल से होकर गुजर रहा था। और दोस्तों, पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? एक दिन एक आदमी जंगल से होकर गुजर रहा था। हिज फीट हिट अ लार्ज स्टोन। दोस्तों, ये भी पास इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। फीट का मतलब पैर होता है और दोस्तों हिट का मतलब लगना। हिज मतलब उसके, हिज फीट हिट अ लार्ज स्टोन, उसके पैर एक बड़े पत्थर से लगे या फिर किसी ने टकराए, उसके पैर एक बड़े पत्थर से लगे। ही पिक्ड इट अप एंड प्लेस्ड इन अंडर अ ट्री अवे फ्रॉम द पाथ। क्या अर्थ हुआ? ही पिक्ड इट। दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाते हैं। पिक मतलब उठाना और सेकंड फॉर्म है पिक्ड। ही पिक्ड इट का मतलब, ही पिक्ड इट अप का मतलब हुआ कि उसने उसे उठाया। एंड प्लेस्ड, प्लेस मतलब रखना होता है। सेकंड फॉर्म प्लेस। दोस्तों, प्लेस का मतलब स्थान भी होता है और उसके अलावा प्लेस का मतलब किसी चीज़ को रखना भी होता है। सेकंड फॉर्म में प्लेस्ड। एंड प्लेस्ड एंड रख, प्लेस्ड और उसे रख दिया इन अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे, अवे फ्रॉम द पाथ मार्ग से दूर। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही पिक्ड इट अप एंड प्लेस्ड इन अंडर अ ट्री अवे फ्रॉम द पाथ। उसने उसे उठाया और एक पेड़ के नीचे रख दिया। अवे फ्रॉम द पाथ मतलब मार्ग से, मतलब वो जो जगह थी वो मार्ग था उससे दूर। चलिए आगे देखिए। After some time, a painter came to paint his painting अंडर द ट्री। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। कम मतलब होता है आना और सेकंड फॉर्म में केम। और दोस्तों, यहाँ दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब हम कोई भी ऐसा सेंटेंस बनाना चाहते हैं जहाँ पर हम दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद हमें टू का यूज़ करना होगा कंजक्शन के रूप में। और टू के बाद जब हम दूसरी वर्ब यूज़ करेंगे तो हमें हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। और दोस्तों, PAINT, पेंट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पेंट एक नाउन भी है और ये साथ में वर्ब भी है, तो यहाँ इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। और आपको ये चीज़ कैसे पता लगी इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया? क्योंकि इससे पहले टू लगाए गए, तो टू के बाद जो है वो वर्ब का यूज़ किया जाता है। और पेंट का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर पेंट करना, रंग करना। तो क्या अर्थ हुआ? आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, अ पेंटर, एक जो चित्रकार था, पेंटर था,
केम वो आया, टू पेंट पेंट करने के लिए आया, हिज पेंटिंग अपनी पेंटिंग पर, अपनी पेंटिंग को मतलब अपने चित्र को पेंट करने आया, अंडर द ट्री मतलब कि पेड़ के नीचे। आगे देखिए, वाइल ही वॉज पेंटिंग सम ऑफ द रेड पेंट फेल ऑन द स्टोन एंड इट नाउ लुक्ड लाइक वर्मिलियन। वाइल ही वॉज पेंटिंग, दोस्तों वाइल का मतलब होता है दौरान, और ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। वाइल ही वॉज पेंटिंग का मतलब हुआ कि जिस दौरान वे पेंट कर रहा था, सम ऑफ द रेड पेंट मतलब कि थोड़ा सा लाल पेंट, फेल गिर गया, और फॉल का मतलब गिरना, और ये सेकंड फॉर्म है। सम ऑफ द रेड पेंट फेल, थोड़ा सा लाल पेंट गिर गया, ऑन द स्टोन पत्थर पर, एंड इट नाउ लुक्ड लाइक वर्मिलियन, और अब वो वर्मिलियन जैसा दिख रहा था। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, वर्मिलियन का मतलब होता है सिंदूर या फिर तेज़ लाल रंग को वर्मिलियन कहा जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा लाल रंग का हो, चमकदार लाल रंग, उसे वर्मिलियन कहा जाता है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वाइल ही वॉज पेंटिंग, जिस दौरान वो पेंट कर रहा था, सम ऑफ द रेड पेंट फेल ऑन द स्टोन, थोड़ा सा लाल रंग पत्थर पर गिर गया, एंड इट नाउ लुक्ड लाइक वर्मिलियन, और वो वर्मिलियन मतलब कि सिंदूर जैसा, या कह सकते हैं चमकदार लाल रंग जैसा दिखा। चलिए आगे देखिए, A while later, a flower seller sat under the tree to make a garland। दोस्तों a while का मतलब तो थोड़ी देर बाद, a while later मतलब थोड़ी देर बाद, कुछ समय के बाद। a flower seller, flower मतलब फूल, और seller का मतलब बेचने वाला, विक्रेता, एक फूल बेचने वाला, sat बैठ गया, under the tree पेड़ के नीचे, और दोस्तों sit मतलब बैठना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ, a while later कुछ समय बाद, a flower seller sat under the tree, एक फूल बेचने वाला पेड़ के नीचे बैठ गया, टू मेक अ गार्लैंड एक माला बनाने के लिए, गार्लैंड मतलब माला, फूल माला को गार्लैंड कहा जाता है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि कुछ समय के बाद एक फूल बेचने वाला पेड़ के नीचे बैठ गया, टू मेक अ गार्लैंड एक माला बनाने के लिए। व्हेन शी लेफ्ट, जब उस, और दोस्तों लीव का मतलब होता है कहीं से जाना, रवाना होना, निकलना, और सेकंड फॉर्म में लेफ्ट। व्हेन शी लेफ्ट, जब वह गई, सम फ्लावर्स कुछ फूल थे, फेल वो गिर गए, नियर द स्टोन पत्थर के पास, और दोस्तों फॉल मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म में फेल। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, व्हेन शी लेफ्ट जब वह गई, सम फ्लावर्स फेल नियर द स्टोन कुछ फूल पत्थर के पास गिर गए। चलिए आगे देखिए, Now the people who passed by thought that the stone was God's idol and started worshipping it। क्या अर्थ हुआ, now the people who passed by through। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है, और पास बाय का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। नाउ अब द पीपल हु पास्ड बाय मतलब लोग, वो लोग जो वहाँ से होकर गुजरे, थॉट उन्होंने सोचा, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म में थॉट, उन्हें लगा दैट द स्टोन वॉज गॉड्स आइडल, की जो स्टोन है, पत्थर है, वॉज गॉड्स आइडल वो भगवान की मूर्ति है, एंड स्टार्टेड वर्शिपिंग इट और उसकी पूजा करने लगे। चलिए आगे देखिए, द ट्री वॉज जेलस। जेलस का मतलब ईर्ष्यालु, ऑलरेडी मैंने आपको इसकी मीनिंग बताई। जो पेड़ था वो क्या था, वो जेलस हो गया, मतलब कि वो ईर्ष्यालु हो गया। ही थॉट उसने सोचा, या कह सकते हैं इसको उसे लगा, अर्लियर मतलब कि पहले, पीपल यूज टू कम टू सिट अंडर माई शेड। दोस्तों इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है, और यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां ये दिखाएंगे कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर किया करता था, तो ऐसे वाक्यों में यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। जैसे हम खेला करते थे, राजू दौड़ा करता था, मैं पढ़ाया करता था। ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ पर आप ये दिखाएंगे कोई काम व्यक्ति बराबर करता था, तो ऐसे वाक्यों में यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का, द ट्री वॉज जेलस, जो पेड़ था वो ईर्ष्यालु था। ही थॉट उसे लगा, अर्लियर मतलब कि पहले, पीपल यूज टू कम लोग आया करते थे,
टू सिट बैठने के लिए अंडर माई शेड, मेरी छाया के नीचे बैठने आया करते थे। शेड मतलब होता है छाया। और दोस्तों मैंने अभी यूज टू के बारे में आपको समझाया, मैं आपको 2 वाक्य देना चाहूँगा। यदि आप यूज टू का प्रयोग सीख गए हैं तो आप दोनों को ही ट्रांसलेट करें और कॉमेंट में बताएं, उन्हें आप नोट कर लीजिए। पहला वाक्य है वह पार्क में दौड़ा करता था। आई रिपीट द सेंटेंस, वह पार्क में दौड़ा करता था। दूसरा वाक्य है वह हमारी मदद किया करता था। वह हमारी मदद किया करता था। चलिए आगे देखिए। तो जो दोस्तों जो पेड़ था उसे ऐसा लगा कि जो लोग थे पहले वो आते थे और वो मेरी छाया में बैठते थे, बट नाउ लेकिन अब दे कम टू ऑफर प्रेयर्स टू द स्टोन। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है जो कि प्लूरल है। तो क्या अर्थ हुआ, बट लेकिन नाउ दे कम, लेकिन अब वो आते हैं टू ऑफर प्रेयर्स, प्रेयर्स करने आते हैं मतलब कि प्रार्थना करने, टू द स्टोन पत्थर की। द ट्री किक्ड द स्टोन फार अवे, जो ट्री था पेड़ था, किक्ड द स्टोन फार अवे, उसने उसको पैर मारकर दूर कर दिया। किक्ड द स्टोन फार अवे मतलब पैर मारकर उसको दूर कर दिया। व्हेन पीपल केम टू ऑफर देयर प्रेयर्स, जब व्हेन पीपल केम जब लोग आए टू ऑफर देयर प्रेयर्स अपनी प्रार्थनाओं को करने के लिए, दे फाउंड द स्टोन मिसिंग। दे फाउंड द स्टोन मिसिंग का मतलब कि उन्हें पत्थर मतलब पत्थर नहीं मिला। दे फाउंड द स्टोन मिसिंग, उन्होंने पाया कि जो पत्थर था वो मिसिंग था, मतलब कि जो पत्थर था वो वहाँ पर नहीं था। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि व्हेन पीपल केम टू ऑफर देयर प्रेयर्स, जब लोग अपनी प्रार्थना करने के लिए आए, दे फाउंड द स्टोन मिसिंग, उन्हें पत्थर गायब मिला। वन ऑफ दैम सैड, उनमें से एक ने कहा, गॉड हैज़ लेफ्ट दिस प्लेस। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। आया है, गया है, दिया है, चुका है, इस तरह के जो वाक्य हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट की सेंटेंस कहलाते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में आई, वी, यू, दे और प्लूरल में हैव का यूज़ किया जाएगा। और यदि हमारा सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, तब हमें हैज़ का यूज़ करना होगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो आप इसे नोट कर लें, जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में वाक्य बनाएंगे तो हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ, वन ऑफ दैम सैड, उनमें से एक ने कहा, गॉड हैज़ लेफ्ट दिस प्लेस। लीव मतलब चले जाना, छोड़ देना, थर्ड फॉर्म में लेफ्ट। तो क्या अर्थ हुआ कि उनमें से एक ने कहा, गॉड हैज़ लेफ्ट दिस प्लेस, भगवान ने ये स्थान छोड़ दिया है। और दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट को मैंने आपको समझाया तो मैं आपको 2 वाक्य देना चाहूँगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट आपको समझ आ चुका है तो दोनों को ही आप ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। पहला वाक्य है वह खाना खा चुका है। वह खाना खा चुका है। दूसरा वाक्य है मैं उससे नहीं मिला हूँ। मैं उससे नहीं मिला हूँ। तो दोस्तों दोनों ही वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। आप इन दोनों को ट्रांसलेट करें और कॉमेंट में बताएँ। चलिए आगे देखिए। दिस मीन्स, इसका मतलब है दिस प्लेस इज़ अनहोली। अनहोली का मतलब होता है अपवित्र। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का अर्थ होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। अनहोली एडजेक्टिव है जिसका मतलब अपवित्र। तो क्या अर्थ हुआ, दिस मीन्स, इसका अर्थ है, इसका मतलब है दिस प्लेस इज़ अनहोली, ये जो जगह है इज़ अनहोली, वो अपवित्र है। सो इसलिए वी शुड कट डाउन द ट्री। और दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ शुड का यूज़ किया गया है। शुड का प्रयोग वर्तमान के वाक्यों में किसी भी तरह की सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर हमें ये आभास हो कि कोई व्यक्ति सलाह के बारे में बात कर रहा है, जैसे आपको खेलना चाहिए, आपको दौड़ना चाहिए, आपको समय पर स्कूल जाना चाहिए, आपको ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाना चाहिए। जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप किसी को कोई सलाह देते हैं तो ऐसे वाक्यों में शुड का यूज़ हमें करना होगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी होगी। मैं कर रहा हूँ बात प्रेजेंट की। और यदि आप पास्ट में इस तरह के वाक्य बनाएंगे तो पास्ट में शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हमें करना होता है। तो फिलहाल ये प्रेजेंट है। तो क्या अर्थ हुआ, सो इसलिए वी शुड कट डाउन द ट्री, इसलिए हमें पेड़ को काट देना चाहिए। एंड द ट्री वॉज पनिश्ड बिकॉज ऑफ जेलेसी। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। पनिश का मतलब होता है किसी को सज़ा देना, दंड देना, दंडित करना, थर्ड फॉर्म है पनिश्ड। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, एंड द ट्री वॉज पनिश्ड बिकॉज ऑफ जेलेसी, और जलन के कारण या कह सकते हैं ईर्ष्या के कारण पेड़ को दंडित किया गया, पेड़ को सज़ा दी गई। चलिए
तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है अच्छे से मॉरल के साथ। और इस कहानी का जो मॉरल है वो यही है कि यदि हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं तो इससे हमारा ही नुकसान होता है। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।